हेलो स्टूडेंट्स, ई लेक्चर की सीरीज में पिछले लेक्चर में मैंने आपको इंडक्शन मोटर में 3 फेज एसी सप्लाई द्वारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूर्णमान चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होता है, इसको फेजर डायग्राम की सहायता से डिस्कस किया था हमने। ठीक है, आज हम इंडक्शन मोटर में 2 फेज एसी सप्लाई द्वारा घूर्णमान चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो क्लियर बात है कि जो इंडक्शन मोटर में घूर्णमान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो केवल और केवल 3 फेज या 2 फेज सप्लाई या 2 फेज 3 फेज करंट के द्वारा ही उत्पन्न होता है। ठीक है ना। सिंगल फेज के द्वारा किसी भी प्रकार का घूर्णमान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। ओके, तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि फेजर डायग्राम की सहायता से हम आपको बताएंगे कि 2 फेज या 2 फेज सप्लाई या 2 फेज करंट के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो किस प्रकार से तो घूर्णमान होता है और क्या उसका मान होता है और क्या उसकी गति होती है, स्पीड होती है वायु अंतराल में, एयर स्टेटर और रोटर के बीच में जो एयर गैप है उसमें। तो देखिए 2 फेज एसी सप्लाई जो बैलेंस सप्लाई होती है उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन ये होती है φ1 = φm sin ओमेगा टी और φ2 = φm sin ओमेगा टी -90। ठीक है, ये दो मैथमेटिकल इक्वेशन है आपकी 2 फेज की। ये फर्स्ट फेज की हो गई, φ1 = φm sin ओमेगा टी और φ2 = φm sin ओमेगा टी -90। ये बैलेंस 2 फेज सप्लाई है। इसका मतलब ये जो दोनों फ्लक्स है φ1 और φ2 उन दोनों के बीच वायु फेज एंगल कितना है 90 डिग्री का। ये अगर ये φ1 का वेक्टर है हॉरिजॉन्टल तो φ2 का जो वेक्टर है ओमेगा टी -90 है। इट मींस ये इससे 90 डिग्री पीछे होगा। जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के जो वेक्टर होंगे वो हमेशा पीछे होते हैं। ये φ1 से φ2 क्लॉक है तो ये φ2 का वेक्टर यहाँ आएगा हमेशा। और φm क्या है, किसी भी एक फेज में फ्लक्स का अधिकतम मान है वो आपके φm। अब इसको मैं डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो केस फर्स्ट क्या है, 1 ओमेगा टी = 0। ठीक है, तो इसमें ओमेगा टी बराबर 0 रहेंगे। दो इक्वेशंस हमारे पास, φ1 = φm sin 0, sin 0 is 0 तो φ1 की वैल्यू 0 हो गई। φ2 = φm sin -90 so this is -90 -1 तो ये हो जाएगा -φm। तो जब वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम तो φ1 का मान 0 है तो φ1 = 0 यहाँ होगा। φ2 बराबर -φm है तो इसको पीछे 180 डिग्री ले जाएंगे तो φ2 बराबर ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है, दिस इज अवर φ2। तो देखिए φ1 is 0, φ2 = φm, तो इन दोनों का जब ऐड करेंगे रिजल्टेंट 0 का इसका तो अल्टीमेट रिजल्टेंट क्या आएगा, φm ही आएगा। और ये हमारा परिणामी फ्लक्स हो गया, रिजल्टेंट फ्लक्स हो गया φr। ये दिस इज पोजीशन नंबर 1 ऑफ द रिजल्टेंट फ्लक्स ऑफ द 2 फेज सप्लाई। ये यहाँ इस पोजीशन के ऊपर रहेगा कब, when ओमेगा टी = 0 होगा। तो ठीक है, ये रिजल्टेंट फ्लक्स और उसका मान कितना होगा, φm होगा। जबकि 3 फेज के अंदर परिणामी फ्लक्स का मान कितना था, 1.5 m, जबकि 2 फेज के अंदर जो परिणामी फ्लक्स होगा उसका मान φm ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन, when ओमेगा टी = 45 डिग्री। आप 0 डिग्री भी 1 डिग्री भी ले सकते हैं, 2 डिग्री भी ले सकते हैं, 3 डिग्री भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें आपको इस प्रकार से हमने ये ओमेगा टी लिए हैं कि
हमारा जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली आसान हो जाए। ठीक है, तो हमने अब लिया है ओमेगा टी इक्वल टू 45 डिग्री, राइट। ये कहाँ गया सर? थोड़ी सर मोतियाल जी आवाज निकल। नाउ वी टेक ओमेगा टी इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, सो 5 इक्वल टू 5 साइन 45, साइन 45 इज 1/√2, तो ये हो जाएगा 5/√2, और 5 इक्वल टू 5 साइन माइनस 45, ये हो जाएगा -5/√2। तो देखिए ये हमारा रहेगा 5 का वेक्टर यहाँ रहेगा, क्या वैल्यू है 5 इक्वल टू 5/√2, और 5 इक्वल टू कितना होगा -5/√2। तो इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हम ऊपर ले गए इसको, तो किसकी वैल्यू कितनी होगी 5/√2। तो ये 5/√2 यहाँ पर है और ये 5/√2 यहाँ पर है। इन दोनों का पैरेलल फ्लक्स निकालेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये 5/√2 और ये 5/√2, तो ये कितना हो जाएगा a² + b² इक्वल टू c²। ए और बी दोनों बराबर है, तो परिणामी फ्लक्स φr बराबर क्या हो जाएगा, ये परिणामी फ्लक्स φr a² 5/√2 का स्क्वायर प्लस b² 5/√2 का स्क्वायर। इसको हल कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 5²/2, ये भी हो जाएगा 5²/2, दोनों जुड़ जाएंगे तो 5²/2 प्लस 5²/2, दोनों ऐड होकर हो जाएंगे 5² और 5² का जब अंडर रूट लेंगे तो बच जाएगा 5m। तो परिणामी फ्लक्स का मान कितना आया 5m। दिस इज वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फ्लक्स। बट उसकी पोजीशन कहाँ चली गई, तो रिजल्टेंट फ्लक्स देखिए फर्स्ट फेज जो हमारा था जब ओमेगा टी इक्वल टू 0 था उस समय परिणामी फ्लक्स का मान तो 5m ही था, जब उसकी पोजीशन वर्टिकल थी यहाँ पर। अब सेकंड केस के अंदर जब हमारा ओमेगा टी बराबर कितना है 45 डिग्री, उस स्थिति के अंदर ये जो परिणामी फ्लक्स है ये पहले वाले की तुलना में 45 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा के अंदर रोटेट हो गया। ओके, तो ये हमारा सेकंड पोजीशन है व्हेन ओमेगा टी इक्वल टू 45। तो परिणामी फ्लक्स का मान तो वही रहेगा 45 डिग्री, सॉरी 5m, बट इट रोटेट फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू 45 डिग्री एट सेकंड पोजीशन। तो अगर ये 45 डिग्री है 45 डिग्री रोटेट हो जाएगा। अगर ये 45 में हम 1 डिग्री लेते हैं 2 डिग्री लेते हैं तो भी आप इन दोनों क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो परिणामी फ्लक्स का मान तो 5m ही रहेगा, लेकिन जैसे 1 डिग्री पे यहाँ आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा, 3 4 5 6 7 10 20 30 और ये 45 डिग्री इस प्रकार से रोटेट हो जाएगा परिणामी फ्लक्स। ठीक है, और थर्ड केस एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेंगे ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री। ये तीन केस हमने लिए हैं, ओमेगा टी इक्वल टू 0 डिग्री, ओमेगा 2 इक्वल टू 45 डिग्री और ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो दो जो इक्वेशन थी हमारी 5m साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे हम रख दिया 5m साइन 90, साइन 90 इज 1, तो इसकी वैल्यू होगी 5m। और सेकंड फेज था 5m साइन ओमेगा टी माइनस 90, ओमेगा टी बराबर 90 रखेंगे, यहाँ पर ओमेगा टी बराबर 90 रखेंगे तो ये साइन 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जाएगी 0। यहाँ ओमेगा टी बराबर 90 रखेंगे तो 90 इज 1, सो यहाँ 5m का मान 5m आ जाएगा और 5 बराबर 0 हो जाएगा। ये देखिए, सो वैल्यू ऑफ 5 इज 5m एंड वैल्यू ऑफ 5 इज 0। तो थर्ड फिगर को देखिए अब आप, ये 5m बराबर 5m, ठीक है, और 5 बराबर ये 0 हो जाएगा। तो इसका और इसका दोनों का परिणामी फ्लक्स मिलके कितना होगा 5m बराबर 5m ही होगा, तो ये तो 0 है, इसकी वैल्यू 5 और 5m है, तो ये दोनों मिलके 5r का मान कितना होगा 5m ही होगा। तो देखिए
हर केस में यहाँ पर फाई आर फर्स्ट फेज ओमेगा टी इक्वल टू 0 पर फाई आर कितनी वैल्यू थी 0, फाई आर की वैल्यू थी फाई एम, पोजीशन यहाँ पर ये, ठीक है। सेकंड केस के अंदर जब ओमेगा टी इक्वल टू कितना है 45 डिग्री, तो उस केस में फाई आर यहाँ आ गया था 45 डिग्री आपके पहले वाले पोजीशन से रोटेट हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। मान कितना था फाई एम ही था, यहाँ पे मान फाई एम, यहाँ पे मान फाई एम, और ओमेगा टी इक्वल टू 90 के ऊपर फाई वन बराबर फाई एम बराबर फाई आर ही था। ये थर्ड केस के अंदर हो गया। सो हर केस में जो परिणामी फ्लक्स का मान है फाई आर वो तो फाई एम के बराबर ही होगा। तो टू फेज सप्लाई के अंदर जो परिणामी फ्लक्स होता है उसका मान फाई एम ही होता है, जहां फाई एम किसी भी एक फेज में फ्लक्स का अधिकतम मान है, ठीक है। लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो रोटेट होती रहती है। तो हमने 3 केस लिए, ओमेगा टी इक्वल टू 0 डिग्री, ओमेगा टी इक्वल टू 45 डिग्री और ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री। इसके आगे लेने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं से एक्सप्लेन हो जाएगा सारा कि किस प्रकार से जो फ्लक्स है वो रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एयर गैप में। तो इसको हम कंक्लूड करते हैं। तो इस प्रकार से जब टू फेज इंडक्शन मोटर को एसी सप्लाई दी जाती है तो उसके अंदर एक घूर्णमान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये जो घूर्णमान चुंबकीय क्षेत्र है ये वायु अंतराल में कंटिन्यूसली रोटेट होता रहता है। इस फ्लक्स का जो मान होता है वो फाई एम होता है, जहां फाई एम किसी भी एक फेज में फ्लक्स का अधिकतम मान है, और इसकी जो स्पीड होती है घूमने की वो 120 F/P होती है, जैसा कि 3 फेज के अंदर भी था, जहां पर F सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो हमारी है और P स्टेटर में नंबर ऑफ पोल्स ध्रुवों की संख्या है। तो जो घूर्णमान की जो गति होगी वो तो डिपेंड करेगी सप्लाई फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल्स के ऊपर स्टेटर के, लेकिन ये कंटिन्यूसली रोटेट जरूर होता रहता है। 120 F/P की स्पीड से रोटेट रहेगा और मान इसका फिक्स रहेगा फाई एम, या फाई एम किसी भी एक फेज में फ्लक्स का अधिकतम मान है, ठीक है। तो इस प्रकार से लास्ट क्लास में हमने 3 फेज के बारे में बताया था और अब आपको 2 फेज के बारे में बताया है। तो इस प्रकार से सिंगल 2 फेज और 3 फेज मोटर के अंदर जब हम सप्लाई देते हैं तो उसके अंदर एक घूर्णमान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो कि कांस्टेंट वैल्यू का होता है। उसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। 3 फेज में 1.5 फाई एम होता है, सिंगल 2 फेज में फाई एम होता है, जब फाई एम किसी भी एक फेज में फ्लक्स का अधिकतम मान है, ठीक है। तो आपको इसमें कोई दिक्कत हो किसी प्रकार की, आपको एग्जामिनेशन के अंदर जब ये चीज़ आती है तो इसको आपको फेजर डायग्राम की सहायता से समझाना है, चाहे 3 फेज का हो चाहे वो 2 फेज का हो। तो आज का लेक्चर में हम इतना ही पढ़ाएंगे। आज नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल देखिए। तो फेज डायग्राम आप पेंसिल की सहायता से नीट एंड क्लीन बना दीजिए, जिससे एग्जाम को समझने में आसानी रहे, और हर पोजीशन का मार्क कर दीजिए। फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं ओमेगा टी इक्वल टू 0, ओमेगा टी इक्वल टू 45, ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री, एंड यहाँ फाई आर बराबर फाई एम, फाई आर बराबर फाई एम, फाई आर बराबर फाई एफ भी आप लिख सकते हैं, जिससे एग्जामिनर को अंडरस्टैंड करने में कोई कठिनाई नहीं हो। तो पेंसिल से और स्केल की सहायता से फेजर डायग्राम बनाइए